नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। करौली हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे करौली में 7 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। लगातार पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। जयपुर से पहुंची स्पेशल टीम करौली में कैंप कर रही है। इस बीच करौली हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। हर पार्टी और नेता इसे अपने सियासी चश्मे से देख रहे हैं। बीजेपी नेता पानी पी पी कर गहलोत सरकार को कोस रहे हैं। हिंसा के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। सीएम खुद बीजेपी के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। इन सब के बीच दोनों ही पार्टियों ने हिंसा की जांच के लिए अपनी कमेटी का गठन कर दिया है। प्रतिनिधिमंडल के नेता हिंसा पीड़ितों से बात कर रहे हैं। उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। मामले में अब तक 46 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि करौली हिंसा के पीछे किसकी साजिश थी। लेकिन हिंसा का आरोपियों के बेनकाब होने से पहले सियासी पार्टियां एक दूसरे को बेनकाब करने में जुटी हैं। और तनाव भी होगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी का यह बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना स्वरूप है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपने बयान में यह भी कहा कि करौली की घटना जुलूस द्वारा जो पूर्व अनुमति से जारी हो रहा था उसमें उत्तेजित नारों का परिणाम है। यह कहकर राज्य के गृह मंत्री ने एक तरह से उन लोगों को जिन्होंने पत्थरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम राज्य के शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीएफआई संगठन के साथ कांग्रेस का हेलमेल और कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण अपनत्व का कोई नया नहीं है। इसी संगठन को, जिस संगठन को इस देश के अंदर आधा दर्जन राज्यों ने प्रतिबंधित इसलिए कर रखा है कि अलग अलग राज्यों में ही घटनाओं के बाद यह सिद्ध हो गया कि सिंधी जैसे आतंकवादी संगठन से यह संगठन। तो इस मामले पर लगातार रिएक्शंस राजनीतिक तौर पर नेताओं के सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खूब हो रही है। एक दूसरे पर खूब आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। इस पूरे प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। कांग्रेस पार्टी से नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ बीजेपी से नेता राखी राठौड़ हैं। राखी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप चतुर्वेदी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। समाधान क्या है इस घटना का, क्योंकि सियासी घमासान मचा हुआ है और इस पूरे प्रकरण में सरकार की लापरवाही है, ये आरोप विपक्ष राजस्थान में लगा रहा है। प्रदीप जी। देखिए, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सवाई माधोपुर में आए थे और उन्होंने वहां रैली का आयोजन किया। उस रैली के साथ साथ उनका आने का एक विशेष प्रयोजन पूर्वी राजस्थान में आने का एक ही कारण है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में वहां 19 में से 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो इस बार की रणनीति, चूंकि चुनाव आ रहे हैं, 2 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि उनका जो ध्येय है कि पूरी राजस्थान में जो भाजपा पिछड़ी थी, तो वहां उसको लड़ाई को तीखी करने के लिए उन्होंने शायद इसी क्षेत्र को चुना है और वहां आकर के उन्होंने ये जो सांप्रदायिकवाद का जो जहर घोला है, उससे वहां आने के बाद ही ये जो घटना करौली में हुई है उसी संभाग में स्थित है। और वहां पर जब जुलूस निकाला गया तो जुलूस निकालने पे कोई मनाही नहीं है, हर वर्ग जो है जुलूस निकाल सकता है। लेकिन अगर आप जुलूस निकालते हैं और जो सरकार को आप जानकारी देते हैं, उन जानकारियों के अतिरिक्त जब आप उस जुलूस के दौरान सांप्रदायिक नारे लगाते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, आप किसी वर्ग विशेष को लेकर के वहां गीत सुनाते हैं, भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, और उसी दौरान जब आप निकलते हैं तो उनके धार्मिक स्थलों पर घुसकर उस पर चढ़कर आप भगवा लहराते हैं, तो मैं समझता हूं चाहे कोई भी वर्ग हो, उनकी भावना को आहत करने का, उनको भयभीत करने का प्रयास किया गया। और मुझे लगता है इस असुरक्षा की भावना में ही ये सब कुछ हुआ है। सरकार की अपनी तैयारी थी, सरकार के पास जिस तरह का फीडबैक इन जुलूस निकालने वालों ने दिया था, उसके आधार पर ही पुलिस का इंतजाम किया गया था, क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं थी। लेकिन वहां तलवारें लहराना, वहां सांप्रदायिक नारे लगाना,
वहां किसी को भयभीत करना, ये सब अप्रत्याशित जो बातें हुई, उससे मुझे लगता है कि ये माहौल भड़का। और बढ़ने के बाद इसमें अच्छी बात ये रही कि जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ते हुए वहां पे तुरंत ही काबू पा लिया, जिससे कम से कम जान की तो कोई क्षति नहीं हुई। हालांकि नुकसान हुआ, वहां पे आग लगाई गई, लेकिन जल्दी इस पे काबू पा लिया गया और करीब 40 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। अभी स्थिति पर नियंत्रण रखा जा रहा है और मेरा मानना है कि जल्दी इस पर सामान्य स्थिति कर इसकी जांच कर इसके परिणाम निकाले जाएंगे कि किन कारणों से हुआ, उन लोगों को दंडित किया जाएगा। ठीक है। राखी राठौड़ जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि परमिशन के नाम पर कुछ भी करेंगे। देखिए, जहां तक प्रदीप जी का स्टेटमेंट है, ये एक हमारे राजस्थान के कांग्रेस सरकार का मानसिक दिवालियापन है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब स्थिति को इस तरह से किसी और डायरेक्शन में मोड़ा। देखिए, विधानसभा के अंदर हम देखते हैं जब दुष्कर्म के केसेस के लिए बात की जाती है कि राजस्थान नंबर 1 है और इनके मंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि दुष्कर्मी इसलिए ज्यादा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अपराधियों के हौसले को बुलंद करते हैं। और वैसा ही स्टेटमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक बातें की गई, वहां पर उन्होंने ऐसे नारे लगाए गए। मैं पूछना चाहती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? जब आप किसी रैली की परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे ड्रोन से सर्वे होता है। ये कहते हैं कि कोई तैयारी जो है वो प्रशासन की पूरी थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक दिन के अंदर तो कभी किसी मस्जिद के ऊपर या जिम के ऊपर इतने सारे पत्थर इकट्ठे हो नहीं सकते। वहां पर अगर कोई भी बात हो रही थी तो प्रशासन को वहां पे सचेत रहना था। ये निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो प्रॉब्लम में आई है और ये बात सरकार एक्सेप्ट करेगी नहीं। और इसका भी हाल वैसा ही होगा जो हमने 12 में देखा, जो हमने छबड़ा में देखा। हुआ क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में पिछले कई सालों से सबसे वर्स्ट कंडीशन पे है और हमारे जो मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी मानने की जगह ये कहने को तैयार रहते हैं कि उन्होंने कुछ कहा। हाँ, नड्डा जी आए थे और उन्होंने परिवारवाद की बात जरूर की थी। हो सकता है वही बात चुभ गई हो इनको कि परिवार की पार्टी है, परिवार की चापलूसी करती है और उसी में इन्होंने ऐसा काम किया। अब ये भी कह रहे थे कि पूर्वी राजस्थान से 19 सीटों में 16 कांग्रेस आई, तो सर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो ठीक कर दीजिए। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं होगा तो जनता आपको नकार देगी। कांग्रेस अपनी गलत नीतियों से जनता लगातार साथ छोड़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति जो है उसको नहीं छोड़ रही है। जोधपुर डिस्कॉम का ऑर्डर देखा होगा आपने पराग जी आज, जिसमें इन्होंने मुसलमान रमजान के महीने के अंदर बिजली की जो है आपूर्ति पूरी हो, यह सुनिश्चित करने की बात की, नवरात्रों की बात नहीं की। नवरात्रा भी एक पावन हमारा पर्व होता है, लेकिन इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पराग जी ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे ये पूरा प्री प्लान था, जो कि पुलिस की रिपोर्ट के अंदर भी आएगा। इन्होंने लगातार अपनी नीतियों से पुलिस का इकबाल भी खत्म कर दिया। अभी अभी आप अपने उसमें देवा गुजर की डेथ की बात बता रहे थे कि किस तरह से उसकी हत्या की और उसके बाद बसों को जला दिया गया। आप देखिए, पहला काम तो गलत हुआ ही कि किसी ने किसी इंसान की हत्या की और उसके बाद पब्लिक इतनी बेकाबू हो गई, पुलिस का इकबाल इतना खत्म हो गया कि जो सवारियां बैठी थी सरकारी बसों के अंदर, उन सवारियों के साथ में गलत बिहेवियर हुआ, बसें जला दी गई। बताइए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहां पर है? तो मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी मानते नहीं है और जिस तरह से धार्मिक पर्यटन का काम हम कर सकते थे, वसुंधरा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर एक धार्मिक पर्यटन का करा। हम लोग नवरात्रों के अंदर, अगर पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूं तो कैला देवी की यात्रा होती है, मदन मोहन जी के यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसको छोड़ते हुए इन्होंने लगातार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते हुए ये काम किया, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार की है। ठीक है प्रदीप जी, कल सतीश पुनिया जी एक चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि पीएफआई का इसमें नाम आया है, पहले से जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है? मुझे बताइए कि जब जुलूस निकाला गया तो उसमें तलवारें कहां से आई? उसमें ये नारे लगाने की जो संभावना बनी वो कैसे हुई? जब आपने जो प्लान आपने पुलिस को दिया, प्रशासन को दिया, उसके अनुसार तलवारें लहराई गई, तलवारों का कोई जिक्र नहीं था। इस तरह की बात आपने की। आपने एक जुलूस निकालने की बात की परमिशन मांगी थी, पर सवाल है कि उस जुलूस में डंडे भी निकले, उसमें हथियार भी निकले, उसमें तलवारें भी लहराई गई। तो आपका उद्देश्य सिर्फ लोगों को भयभीत करना था। आपका जुलूस निकालने का उद्देश्य न तो धार्मिक था न राजनीतिक था। आपका उद्देश्य वहां के लोगों को भयभीत करना था। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आती है सांप्रदायिक उन्माद फैलाती है, क्योंकि उनकी मुश्किल ये है कि जिन मुद्दों पर आज बात होती है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उन पर बात उससे ध्यान हटाने के लिए उनके पास एकमात्र संदेश रह गया कि वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़े, ताकि लोगों का ध्यान इस धार्मिक उन्माद में हो और अपनी स्थिति बनाते हुए वो लोगों को भयभीत कर। अल्पसंख्यकों की बात है। अभी जैसा राखी जी ने कहा कि जोधपुर में अगर मुस्लिम समुदाय को रमजान में सुविधा की बात दी जाती है तो दिवाली पर हिंदुओं की बात भी होती है।
क्रिसमस डे पर ईसाइयों की बात भी होती है। ये सरकार का धर्म है, हम सर्वधर्म समाज के लोग हैं, सरकार सर्वधर्म के लिए काम करती है और सभी धर्मों का उसको सम्मान करने की उसकी जिम्मेदारी है। तो सवाल यह है कि आपको इस बात की चिढ़ क्यों लगती है कि रमजान के अगर पवित्र मौके पर हम किसी समुदाय को सुविधा देने की बात करते हैं तो ये कोई भेदभाव नहीं है, ये उनका अधिकार है, हमें देना होगा। तो जब हम सभी समुदायों को सुविधा देते हैं तो इनका ये उल्लेख करना कि उन्हें क्यों दिया जा रहा है, जो लोग देश में 1947 से पहले उन्होंने फैसला किया कि वो देश के साथ रहेंगे, भारत में रहेंगे, उनके साथ भेदभाव कर राजनीतिक वातावरण में दूषित करने का क्या जिम्मेदारी इनकी बनती है? मैं समझता हूं ये सोच भी ठीक नहीं है और ये व्यवहार भी ठीक नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल मेरा काउंटर इसमें यह है कि अगर राजस्थान में कोई घटना हो रही है और आप आरोप इसका बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता आते हैं और भड़काऊ भाषणबाजी करते हैं, उसकी वजह से इस तरीके की हिंसा होती है, तो इसमें जिम्मेदारी पुलिस की किसकी है सर? राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि आप ऐसी व्यवस्था करें, अगर आप परमिशन दे रहे हैं कि अगर किसी तरीके की कोई हिंसा होती है, कोई पत्थरबाजी होती है और कोई भी अराजक तत्व इस रैली में घुसकर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हिंसा भड़काने के लिए लोगों को भड़का रहा हो, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा हो, तो इसको कौन रोकेगा? पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त में? पुलिस ने क्यों पहले से पेट्रोलिंग नहीं की? और कैसे लोगों की छतों पर पत्थर आ जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में सर? ये जिम्मेदारी तो राजस्थान की पुलिस की बनती है ना। सवाल यह, सुनिए, सवाल यह किसी आयोजन में अगर बहुसंख्यक अपनी योजना के मुताबिक हट करके अलग काम करने की कोशिश करता है सर, अगर कोई रैली की परमिशन ले रहा है तो रैली शांतिपूर्वक तो होगी नहीं। मुंह पर टेप लगाकर तो रैली में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो आएंगे नहीं। रैली में नारेबाजी भी होगी, प्रदर्शन भी होगा। इस बात की जानकारी तो पहले से पुलिस को होती है ना। अधिकारी क्या कर रहे थे? परमिशन आपने कैसे दी? ये शामिल नहीं था, ये वहां पर उन्होंने उन्माद देखते हुए उन्माद को फैलाते हुए। सर, मैं वही कह रहा हूं प्रदीप जी, आप मेरी बात को समझिए प्लीज। प्रदीप जी, थोड़ा सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि अगर रैली में शामिल लोगों के हाथों में हथियार आप बता रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों रैली को आगे बढ़ने दिया? पुलिस ने रोका क्यों नहीं? ये समाज कंटक उस जुलूस के दौरान बीच में शामिल हुए हैं, ये चलते समय नहीं थे वहां पर। ये लोग रास्ते में चलते वहां इकट्ठे हुए हैं और इस समुदाय में शामिल हुए। उसके बाद तलवारें लहराई गई है। मैंने आरोप देखे हैं, आप क्या कहना दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपका आरोप क्या है कि बीजेपी ने करवाया है? बीजेपी ने करवाया है या पीएफआई का नाम इसमें सामने आ रहा है? बताइए सर, आरोप आपका क्या है? मस्जिद में जाकर बहुआ लहरा रहे हैं, ये मैंने वीडियो में देखा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरीके की एक्टिविटी वहां पर की गई ताकि हिंसा भड़के। फायदा इससे किसको हुआ सर? उद्वेलित किया गया, उनको फायदा इससे किसको हुआ? भयभीत किया गया है। बहुसंख्यक होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी अन्य समुदाय के लोग धमकाएं, उनको विचलित करें। ये किसी भी प्रशासन के उसमें ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है, राखी राठौर जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि बीजेपी के बड़े नेता जहां पर भी जाते हैं ये 80-20 वाली बात कहां से आ जाती है? क्या राजस्थान में भी यही कर रहे हैं आप लोग जो यूपी में किया था? देखिए बहुसंख्यक जो हैं उनसे समस्या हमेशा से कांग्रेस को रही है। अपने जो स्टेटमेंट था उसमें प्रदीप चतुर्वेदी जी ने भी 2 बार बहुसंख्यकों की बात करी। अपने लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की बात हम नहीं करेंगे। अगर कोई समाज कंटक बीच में आता भी है, अगर कोई ऐसा आदमी आता भी है जो माहौल को खराब कर सकता है, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उसको वहां से हटाएं। जहां तक हथियारों की बात कर रहे हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 80-20 की बात देखिए, इन्होंने हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करी, लेकिन करे क्या? मनमोहन सिंह जी ने कहा था आरोप तो बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगाती है ना राखी जी, कि आप तुष्टिकरण की बात करते हैं, आपके नेता आते हैं और ऐसे बयानबाजी करते हैं अपनी रैलियों में, अपने रोड शोज में, कि उसमें बाकी लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचती है। देखिए, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। हमारे तुष्टिकरण को, ये राष्ट्रवाद जो है उसके फॉर्म में हम लोग हमेशा से बात करते हैं। हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति जो है वो लगातार कांग्रेस करती आई है और मुस्लिम्स का जो अपीजमेंट है उसके, उनके वोट के लिए ये लगातार ये काम करते आए हैं कि मुस्लिम्स को कभी भी कुछ नहीं कहना। छतों के ऊपर अभी भी आप अगर रामगंज के अंदर जाके देखेंगे, जयपुर के अंदर भी, तो आपको बहुत सारे घरों के ऊपर पत्थर नजर आएंगे। क्यों नहीं ड्रोन से वहां सर्वे कराया जाए? क्यों नहीं बंद कर दिया? जहां पे यूपी के हमारी गवर्नमेंट थी, चाहे यूपी हो चाहे गुजरात हो, वहां दंगे बंद हो गए। लेकिन राजस्थान जो कि इस तरह का वहां का इतिहास नहीं रहा है, यहाँ दंगों का इतना इतिहास नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, किस तरह से जो दुकानें हैं। और आज देखिए सरकारी
संपत्ति को भी जला दिया गया। तो इस तरह के काम जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपना फेलियर, ये कैसे सुधार करेंगे? देखिए, जहां तक बात इस बात की है कि इन्होंने कहा कि रमजान के महीने के अंदर हमने सुविधाएं दी, तो नवरात्र में भी दे देते। सभी को सुविधाएं चाहिए, 24 घंटा बिजली तो मुझे हमेशा ही चाहिए। नवरात्रि के अंदर भी बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, कई बार निराहार भी करते हैं, उनको भी चाहिए। तो क्यों आप मुस्लिम अपीजमेंट की एक पराकाष्ठा हो चुकी है, लगातार नाम लिखना कि भाई हम तो जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को रमजान के महीने के अंदर ये सुविधाएं देंगे। और फिर देखिए, अगर ये ठीक कर रहे थे तो इन्होंने वापस क्यों लिया आदेश? प्रदीप जी को बताना चाहूंगी मैं कि आदेश वापस ले लिया है आपने। अगर इतना अच्छा था तो आदेश वापस क्यों लिया? क्योंकि गलती का सुधार करना चाहते हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस, मैंने फिर पहले भी कहा कि अपनी नीतियों से सरकार जो है वो लगातार जनता का विश्वास खोती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, लगातार खराब होता जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार की है। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि यह सुनियोजित था। अगर सुनियोजित था तो क्यों ऐसा सरकार करेगी? क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? सवाल तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर ही खड़े होने हैं ना। आप भी खड़ा कर रही हैं, मैं भी देखो पूछ रहा हूं हुआ क्या, तो कांग्रेस का फायदा क्या है इसमें? सर ये, हाँ पराग जी, यूपी चुनाव के अंदर हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस से छिटके। 2023 के अंदर ये लोग चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार आए, और एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। वही बंसी जो है मुख्यमंत्री जी बजा रहे हैं इस उम्मीद में कि 2023 के अंदर हमारी सरकार आएगी और जो हमारा राजस्थान है वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हालत खराब होती जा रही है। तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो फिर से यहां पर आए और मुस्लिम वोट्स को लाने के लिए, उनको पाने के लिए इस तरह का काम हुआ। और देखिए, अगर इनकी ऐसी मंशा नहीं होती तो जो छबड़ा में हुआ, जो बारा में हुआ, अब तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? अब तक क्यों नहीं हुआ कि आपने दोषियों को नहीं पकड़ा? मैं हरीश जाटव की बात करूं, योगेश जाटव की बात करूं, कृष्ण वाल्मीकि जो झालावाड़ के अंदर मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिमों को हमको ज्यादा देना है, हर सुविधाएं देनी है। तो ये काम जो है वो रोकना पड़ेगा। अब बहुसंख्यक जो आप जिससे नफरत है कांग्रेस को, वो जाग चुका है और वो लगातार देख रहा है कि जो गलत नीतियां हैं कांग्रेस की वो अब नहीं चलेगी। जो राष्ट्र प्रेम है वो लगातार हम लोग एक भारत को एक देश के रूप में देखते हुए, उसको सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। चलिए, प्रदीप जी, तुष्टीकरण का आरोप है, जवाब दीजिए। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में बेरोजगारी भी महत्वपूर्ण है, रोजगार भी महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी की समस्या दूर करना भी महत्वपूर्ण है, लोगों की प्राथमिकता है, महंगाई जैसा मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्र प्रेम होने के सबूत है। पर सवाल यह है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं, हम किसी बात नहीं करते। हम उस समाज तक जो समाज में भ्रांति फैलाते हैं, दुश्मनी फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो। जो भी समाज के विरुद्ध काम करता है उसके प्रति हमारे न्याय की जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी। सवाल यह है, ताज्जुब इस बात का है कि जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस शासित राज्यों में, अन्य प्रदेशों में दंगे होते हैं, वहां भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो कभी इसमें शांति की अपील नहीं करते हैं। वो इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका मुद्दा यही है कि समाज को बांटकर वो देश के वोटों की राजनीति करें। और कभी भी उन प्रदेशों में जहां इस तरह की हरकतें होती हैं वहां इनका कोई शोक संदेश या एकता की अपील कभी नहीं करते हैं। इससे हमें शक होता है कि इनके एजेंडा में शामिल है, क्योंकि ऐसी अपील ना समाज से करते हैं, ना प्रदेश सरकारों में वो दंगों में करते हैं। तो ये साबित करता है कि इनका एजेंडा है समाज को बांटो और राज करो, और यही सब चल रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर आप कुछ नहीं बोलेंगे सर। अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सरकार होती है राज्य की, और अगर कांग्रेस शासित राज्य में कोई घटना हो रही है तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। देखिए, करौली में जो घटना हुई है उसमें जिला प्रशासन पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजे गए, अधिकारी भेजे गए, 60 पुलिस अधिकारी भेजे गए, 1200 जवान भेजे गए। स्थिति पर नियंत्रण किया गया, ऐसा नहीं है। और अभी भी वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। स्थिति की समीक्षा की जा रही है, दिन पे दिन निगरानी की जा रही है। वहां जनहानि नहीं हुई है, संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका भी निस्तारण तभी हो सकता है जब सामान्य स्थिति हो, कर्फ्यू खत्म हो, उसके बाद जांच दल जो जाएंगे, स्थिति बनेगी, उसमें जैसे जो लोग भी दोषी होंगे, जिनका नुकसान है, उनकी भरपाई होगी। और जिन लोगों ने ये काम किया उनके प्रति सजा का दृष्टिकोण सरकार बनाएगी। और मुख्यमंत्री जी बराबर उसको निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। रोज संभागीय आईजी से बात कर उसकी पल उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये सुनियोजित था, आपको पता था, आपने होने दिया, पहले से ही इंडिकेशन था इसका, लेकिन होने दिया। ये जो सुनियोजित होने की जानकारी उसके बाद आई, जब यह घटना घटित हो गई, उससे पहले जानकारी सरकार में थी। इसलिए प्रशासन ने सामान्य प्रक्रिया के तहत जो इन्होंने सूचना दी उसके आधार पर उसमें सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। लेकिन जैसे ही अंदर गए, जिनके समाज कंटक
जो इनके आरएसएस के गुंडे थे वो इसमें शामिल हुए और उन टेरर लगाकर वहां पे भयभीत माहौल बनाया और अल्पसंख्यक जो समुदाय था उसको भयभीत करने की चेष्टा की। उसका परिणाम ये दंगे वहां पे हुए हैं। राखी जी, बहुत एक कमेंट में इस पर भी चाहूंगा, क्योंकि जो बार बार आरएसएस का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, आपके बड़े नेता जहां पर भी जाते हैं वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें क्या इस तरीके की घटनाओं को और ज्यादा बल दे रही हैं? देखिए पराग जी, मैं फिर आपको ठीक करना चाहूंगी, तुष्टीकरण की बात नहीं, ये राष्ट्रवाद की बात है। राष्ट्र प्रेम की बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है और कांग्रेस तो कह रही है कि आप जहां तक तुष्टीकरण इन्होंने कर रहे हैं, अपने आप खुफिया तंत्र की बात पोलराइजेशन करी, आप लोग मैं कर पूछना रहे चाहती हैं। हूं। बिल्कुल, देखिए पराग जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। जब भी कोई आदेश आया, मुझे बताइए, ये लोग तो आदेश निकाल देते हैं कि मुस्लिम इलाके के अंदर बिजली जो है वो नहीं जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने अब तक, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुफ्त अनाज की बात हो या कोई भी फैसिलिटीज हो, जनधन योजना की बात हो, लेकिन कभी भी ऐसा कभी कहा कि मुस्लिमों के लिए ये योजना होगी और बहुसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं होगी? ऐसा कभी भी किसी तरह की पार्शियलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं की गई। जहां तक देखिए, ये मानना पड़ेगा इनको कि इनका खुफिया तंत्र फेल हुआ। मैं पूछना चाहती हूं कि कैसे पत्थरबाज इतने सारे पत्थर किन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर इकट्ठा रखते हैं? वहां का ड्रोन सर्वे क्यों नहीं हुआ? जहां से रैली निकलनी थी, जब आपको पहले से ये इंटेलिजेंस काम करती है, इंटेलिजेंस फेल होती है, ये सरकार एक्सेप्ट करेगी नहीं। हो जाने के बाद, नुकसान होने के बाद आप कुछ भी करते रहिए। जहां तक ये लोग कहते हैं कि हम लोग हमेशा से, हमने कभी किसी धर्म विशेष की बात नहीं करी, तो मैं कहना चाहूंगी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके आज के आदेश ही बता रही हूं, जोधपुर डिस्कॉम के, जिसमें आपने ये काम किया। और देखिए, आज एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर पुलिसकर्मी, जो सरकार के प्रशासन है, पुलिसकर्मी है, वो ये कह रहे हैं दंगाइयों को कि ठीक है आप चले जाओ, हो गया, बहुत पत्थरबाजी हो गया, बहुत हो गया। यानी आप देखिए, सभी लोग इकट्ठे थे, सब लोग शामिल थे, योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने इस काम को किया। क्योंकि सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है ना, यूपी के अंदर हमें वोट मिले नहीं तो चाहते हैं कि यहां पर हमें वोट मिल जाए, और इसीलिए इन्होंने ये वाला काम किया है। जहां तक बेरोजगारी, महंगाई की बात करते थे, सर आपके नेता महंगाई रैली के अंदर तो आकर के ऊट पटांग बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। आप उठाइए ना मुद्दा, वो मुद्दा उठाइए, हम कभी मना नहीं करते। लेकिन इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, सिर्फ एक वर्ग विशेष को आप लाभ देना चाहते हैं, उनका वोट पाना चाहते हैं, और बहुसंख्यक जो है उनसे जो नफरत है आपकी, उसको कम करना ही पड़ेगा। और आप देखिए, जनता जाग चुकी है, वो देख चुकी है कि कांग्रेस की गलत एक्शंस जो हैं वो सबको समझ में आ रहे हैं, और ये हिंसा पूरी तरह से इस बात का प्रमाण है। अभी ये कह रहे थे कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। मैं पूछना चाहती हूं प्रदीप जी से कि छबड़ा के अंदर जो हुआ उसका नुकसान की भरपाई कराई क्या? बारा के अंदर जो दुकानें जल गई उसके नुकसान की भरपाई कराई क्या? आप जांच समिति बना देंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, 0/0, कुछ भी नहीं। तो ये जरूरी है, अगर उस समय एक्शन हो जाता तो आज इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लूं। पुलिस खुद कह रही है दंगाइयों को कि आप जाइए, हो गया, आपने पत्थर मार लिया, अब चले जाइए। जब पुलिस इस तरह से प्रोटेक्ट करेगी तो क्यों नहीं लोग जाकर के पत्थरबाजी करेंगे? कोई डर नाम की चीज तो है ही नहीं। तो ये इस तरह की एक्टिविटी चलेगी नहीं। आजकल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है, और निश्चित तौर पे कहीं कोई डराने का, और ऐसा कोई अगर आपको अंदेशा भी था तो पुलिस क्या कर रही थी? सर इसी चीज के लिए तो पुलिस रखते हैं हम लोग। पुलिस होती ही किस लिए कि होने के बाद में हम जांच गठित करेंगे, फिर नुकसान की भरपाई करेंगे। ये डायलॉग सुनते सुनते राजस्थान की जनता उकता चुकी है। एक्शन कुछ भी नहीं होगा। पराग जी, मैं आपको बता रही हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि कोई एक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहने के लिए कुछ है ही नहीं, करने के लिए कुछ हम करना चाहते नहीं है। खुफिया एजेंसी फेल थी, ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और आगे भी इस तरह की घटनाएं जो है वो निश्चित तौर पे होंगी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। प्रदीप जी, ये तो चैलेंज दे दिया राखी जी ने आपको, कार्रवाई नहीं होगी क्या? तथ्य की खोज कैसे कर रहे हैं आप लोग, और क्या एक्शन हो रहा है इस पर? अलवर में बालिका के अपहरण की बात हुई थी, उसमें इन लोगों ने कहा था बलात्कार हुआ है। सरकार ने उस कोशिश की, जब वो अपराधी नहीं मिले तो सरकार ने खुद ने कहा कि आप सीबीआई की जांच आप करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पहल की कि सरकार जांच कराए। जब उस पर पता लग गया इनको कि एक झूठी खबर है तो ये लोग चुप हो गए। लेकिन सरकार के कहने के बावजूद भी ये पहले सीबीआई की मांग करते रहे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा और अपराधी नहीं मिले और शंका दूर नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री जी पहल पर उन्होंने कहा कि आप सीबीआई जांच कराइए। तब ये लोग चुप हो गए, उस मामले में कुछ नहीं बोलते हैं। ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। सरकार अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, संवेदनशील हैं, उन्हें पता है, उनके पास सारी सूचना है। लेकिन कभी कभी ये होता है प्रशासन को गलत जानकारी दी जाती है,
तो इस मामले में गलत जानकारी प्रेषित की गई और उसका खामियाजा उस लोगों को भुगतना पड़ा। वहां के लोगों को मेरा मानना है कि कर्फ्यू खत्म होने के बाद सरकार उन लोगों को छांटेगी, उनको ढूंढेगी और उन पर जिन पर चार्ज लगाए उनको दंडित किया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी इसके प्रति गंभीर हैं और वो आप समय आने दीजिए, समय रहते ही जैसी सामान्य स्थिति होगी इन लोगों को चिन्हित कर इनको दंडित किया जाएगा। और कौन है वो लोग प्रदीप जी? वो तो छाटे जाएंगे ना, जब उसके बाद सबूत मिलेंगे। जांच दल बनाया गया है, तीनों संप्रदायों से बात होगी। अच्छा, ये पुनिया जी पीएफआई की कौन सी चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं सर, जरा आप भी इस पर गौर करिए। पुनिया जी कौन सी पीएफआई की चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, उस पर क्या संज्ञान लिया कोई आपने? संज्ञान सरकार के नोटिस में है, वो बात सरकार उस पर काम कर रही है। चिट्ठी कब मिली थी सर? सतीश पुनिया कह रहे हैं कि 1 तारीख को तो चिट्ठी मिल गई, बता दिया कि देखिए होगा, लेकिन 2 तारीख को हो गया। ये जिक्र यहाँ हो रहा है, सरकार में चिट्ठी गई है। अगर आप जानकारी चाहते हो तो मैं आपको प्रेषित कर दूंगा, ये मुझे पूछना पड़ेगा। ये तो पुनिया साहब कह रहे हैं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। सतीश पुनिया कह रहे हैं कि 1 तारीख को। पुनिया साहब की बात को मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी सरकार के पास चिट्ठी इनकी कब आई है, उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई है, उसकी जानकारी मैं पता करने के बाद ही आपको दे सकता हूं। अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। चलिए, राखी राठौड़ जी कोई दम नहीं है क्या पुनिया जी की बात में? दम कैसे नहीं है? देखिए, जिस बात को नहीं बोलना है उस बात को ये बात कह के कि मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, बिना पढ़े आ गया हूं, जिस टॉपिक की बात है। और आज सारे समाचार पत्रों ने इस बात को छापा है, ये लेटर भी मेरे पास में है, मैं दिखा देती हूँ। आपने छापा होगा, मीडिया की बात पे नहीं। मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, मुझे सरकार और मेरी कांग्रेस की प्रति जो मुझे फीडबैक मिलेगा मैं वो बोलूंगा। मीडिया के माध्यम से मेरे को खबर देने को आपको बाध्य नहीं है। पराग जी, मुझे लगता है बीच में बोलना फिर से एक बौखलाहट का, एक तमीज दिखाइए सर कि बीच में नहीं बोले। आपने बोला तो मैंने बीच में नहीं बोला, और मुझे उम्मीद है कि अब आप बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं कि इस तरह से पीएफआई जो एक बहुत स्ट्रांग संगठन इस तरह से मानते हैं हम लोग कि आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देना, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले से आगाह किया था, इस बात का अंदाजा सरकार को था। और देखिए, निश्चित तौर पे हर सरकार की एक इंटेलिजेंस होती है, ये इंटेलिजेंस ये तय करती है कि जो पर्टिकुलर रास्ता है उसके अंदर कोई उपद्रव ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, और वो सुनिश्चित सरकार नहीं कर पाई। इस बात को एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं। आपने जैसे विधानसभा में ये माना कि दुष्कर्म के केस में राजस्थान नंबर 1 है, वैसे ही मानिए इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है हमने लगातार खराब करी है, और उसी का नतीजा है कि आज लोग जो है वो पुलिस का इकबाल जो है लगातार खत्म होता जा रहा है। जैसा अभी रावत भाटा के अंदर आपके चैनल पे देखा हमने कि 2 जो बसें हैं उनको जला दिया गया। यानी सरकार के प्रति जो उनका विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है, और उसके बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। जैसे अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग मुआवजा दिलाएंगे। मैं 12 का, छबड़ा का मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? पुराना जैसा काम हुआ वैसा ही काम हो जाएगा। कभी भी मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदार गृह मंत्री के रूप में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि गृह जो हमारा यहाँ का विभाग है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। और इस तरह के जब दंगे होंगे तो ये बताइए बाहर से कौन आएगा? मैं पहले भी कह रही थी कि फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की खराब है, और यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में हम बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के दंगाइयों जैसे प्रदेश के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आएगा, और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। ये चाहते भी नहीं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, इसको मान ले कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। जब तक मानोगे नहीं तब तक सुधार कैसे करोगे? तो मुझे लगता है प्रदीप जी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी खुफिया तंत्र की फेलियर थी। हम ये चेक नहीं कर पाए कि बहुत सारी जगहों पे पत्थर रखे हुए थे, हम देख नहीं पाए, हमने ड्रोन सर्वे नहीं कराया, और उसके बाद ये जो हालत हुई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए हम कतरा रहे हैं। चलिए, आप दोनों लोग बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द हाजिर होंगे।